Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. बेटा हमारी जो रिकमेंडेड बुक है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स का हम लोग जो सेक्शन नंबर 3 है थर्मोडायनेमिक्स उसको डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 19 इसका जो फर्स्ट चैप्टर है टेम्परेचर वो डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 20 पे डिस्कशन हमारी जारी है। उसमें पहला टॉपिक था कि हीट एंड इंटरनल एनर्जी का हमने बेसिकली डिफरेंस किया था कि हीट क्या है, एनर्जी इन ट्रांजिट है, जबकि इंटरनल एनर्जी क्या है, मॉलिक्यूल की या सिस्टम के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी जो इंटरनल एनर्जी है, उनकी मोशन से रिलेटेड, उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से या इलेक्ट्रिक रिएक्शन वगैरह से रिलेटेड जो भी उनकी है एनर्जी, उसे हम क्या कहेंगे, वो है इंटरनल एनर्जी। सेकंड टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट एंड कैलोरीमेट्री का। स्पेसिफिक हीट बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि हमने बहुत सारे मटेरियल्स में देखा कि अगर उनका टेम्परेचर चेंज करना हो 1 डिग्री सेल्सियस तो कितनी वो हीट देनी चाहिए, उसकी अमाउंट को हमने कहा कि ये स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट स्पेशली 1 पर यूनिट मास के लिए था, ऑलमोस्ट 1 kg के लिए हम लोग यूज कर रहे थे। इसके बाद क्या था, कैलोरीमेट्री पढ़ा। कैलोरीमेट्री क्या है, मेथड है स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट करने का। अच्छा बेटा, अब हमारा तीसरा जो टॉपिक है लेटेंट हीट। पहले दोबारा सुन लें कि स्पेसिफिक हीट क्या है। कि फॉर एग्जांपल वाटर जो है 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक उसकी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहती है, ऑलमोस्ट 1% के सेल्सियस। उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है कि उसे कितना टेम्परेचर दिया जाए, कितनी हीट प्रोवाइड की जाए कि उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री का चेंज आ जाए। यानी हीट प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड की, किस लिए, उसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। जबकि लेटेंट हीट क्या है, इससे डिफरेंट फेनोमेनन है। वो क्या फेनोमेनन है कि हम लोग क्या करें, एनर्जी प्रोवाइड करें कि मटेरियल को, लेकिन उसका क्या हो, टेम्परेचर चेंज ना हो। हमने पढ़ा था, इसमें एक स्पेसिफिकेशन पढ़ी थी कि ये जो स्पेसिफिक हीट है ये उन प्रोसेसेस के लिए या उन रिएक्शंस के लिए सूटेबल नहीं है जिनमें क्या होता है, फेज चेंज होता है। ठीक है, वो जो एक्सेप्शन थी वो यहाँ पे पूरी हो गई। हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट उन रिएक्शंस के लिए जिनमें क्या होता है, फेज चेंज होता है। ठीक है बेटा, हमने फुल ओवरऑल कवर कर लिया हमारी बॉडीज को, उनके फुल ओवरऑल रेंज पे। जहाँ पे फेज चेंज हो रहा है वहां पे लेटेंट हीट होगी, जहाँ पे फेज चेंज नहीं हो रहा वैसे ही एनर्जी को वो यूटिलाइज करके क्या हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जस्ट इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उसे कहेंगे हम स्पेसिफिक हीट कहेंगे। ओके, अब देखें सेकंड में वो कह रहे हैं, अब हमने जो आज टॉपिक पढ़ना है ये है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में वो स्पेसिफिकली क्या कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा जैसे प्रीवियस में भी, कि तमाम चीज़ों में जब एनर्जी ट्रांसफर की जाती है तो वो क्या करता है, टेम्परेचर को राइज करता है, टेम्परेचर में चेंज करता है अपने खुद में और अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। इसलिए लेकिन कहते हैं कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से चेंज इन टेम्परेचर रिजल्ट नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये केसेस कब होते हैं, जब किसी भी क्वालिटी किसी भी मटेरियल का फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं किसी और मटेरियल में। यानी सॉलिड चेंज हो जाए लिक्विड में, लिक्विड चेंज हो जाए गैसेस में, इसके वाइस वर्सा, गैस चेंज हो जाए लिक्विड में और लिक्विड चेंज हो जाए सॉलिड में, तो इसको हम लोग कहते हैं फेज चेंज। ऐसे प्रोसेसेस में हमारा क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने से टेम्परेचर राइज नहीं होता। देखिए उसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि हमारे पास दो कॉमन फेजेस कौन सी हैं, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जैसे आइस मेल्ट होती है वाटर में, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग, इस प्रोसेस को। या फिर हमारा लिक्विड किस में चेंज हो जाए, गैस में, इस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग, जैसे वाटर चेंज होता है स्टीम में। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं इन दो फेजेस के अलावा एक और भी कंडीशन है जहां पे यही फेज चेंज वाला कंसीडर करते हैं, वो कौन सा है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ये उसमें क्या कहलाते हैं, क्रिस्टल के किसी भी सॉलिड के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज आने से, पहले कुछ और मटेरियल था, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज होने से सॉलिड सॉलिड ही रहा है, लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ चेंज हुआ है जिसकी वजह से क्या हो गया, उसकी जो एनर्जी यूटिलाइज हो गई है उसकी बॉन्डिंग को और तरह से कंजर्व करने में, और टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। कहते हैं ये तमाम फिजिकल स्पेस चेंजेस वो हैं जिनमें क्या होता है, चेंज होता है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में, तो चेंज आता है जैसा कि स्पेसिफिक हीट में होता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, टेम्परेचर में चेंज आ गया। लेकिन क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर इसमें नहीं होता, इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर। तो
क्या कहते हैं, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ये जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है ये क्या कहती है, बॉइलिंग में हम लोग बॉइलिंग वाला प्रोसेस देख रहे हैं। जब वाटर में क्या होता है, वाटर चेंज होता है स्टीम में, हम कहते हैं उसमें क्या होता है, वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड से। वाटर के मॉलिक्यूल जो आपस में बॉन्ड बनाए हुए होते हैं वो बॉन्ड टूटते हैं और अकेला अकेला वाटर का मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जो स्टीम होता है ना उसमें आपको पता है गैसेस में बिल्कुल कोई बॉन्डिंग नहीं होती, लिक्विड में फिर भी मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू या डिफरेंट और पार्शियल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, लेकिन गैसेस में क्या होता है वो बॉन्डिंग टूट जाती है। अब ये जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं बॉइलिंग वाटर को, वो सारी की सारी क्या यूज हो रही है, बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूज हो रही है, मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में यूज हो रही है। क्या कहते हैं, ये बॉन्ड ब्रेकिंग अलाउ करता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएं, गैसीय स्टेट वाले एक दूसरे से बॉन्ड टूट गए, अटैचमेंट टूट गई, तो फिर उससे क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज होता है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में। इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन होती है ना। अब गैस में जो एटम है वो एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर हैं, ठीक है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई उनकी पोजीशन के लिहाज से, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या पढ़ा कि हमारे पास फेज चेंज होते हुए हम एनर्जी दे जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी, जो भी मटेरियल है उसकी स्टेट चेंज हो जा रही है, यानी पहले लिक्विड में है तो उसके बाद क्या हो गया, वो गैस में ट्रांसफर हो गया। आपको सिंपली पता चल गया क्या है, ये सारी की सारी एनर्जी हम देते जा रहे हैं टेम्परेचर की बजाय उसके बॉन्ड चेंज करने में इन्वॉल्व हो रही है, बॉन्ड को तोड़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो यूज हो जा रही है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है कि जैसे हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस में देखा है कि वो डिफरेंट एज यू माइट एक्सपेक्ट, जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द एडिशन और रिमूवल ऑफ एनर्जी एज ए चेंज फेज बिकॉज देयर इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट वेरी, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं कि हमारा जो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है कि कितनी एनर्जी हमने उसे देनी चाहिए, ये किस पे डिपेंड करती है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे। जितना मजबूत इंटरनल स्ट्रक्चर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, जितना कमजोर स्ट्रक्चर होगा उतनी कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। ये बात सिंपल कही हुई है। कहते हैं जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ट्रांसफर होती है ड्यूरिंग अ फेज चेंज, किसी भी फेज चेंज के दौरान डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे भी। ये तो बात है, जितने ज्यादा वाटर होगा उतनी ज्यादा आपको ज्यादा देर आग के नीचे या ओवन में रखना पड़ेगा, फिर वो जाके बॉयल होगा। कम चीज होगी वो जल्दी उबल जाएगी, जल्दी उसका फेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं ये इट टेक्स लेस एनर्जी टू मेल्ट एन आइस क्यूब। ये किसी भी आइस क्यूब, छोटे से क्यूब आपने देखा होगा हाथ में पूरा आ जाता है, उसको मेल्ट करने के लिए, उसे पिघलाने के लिए कम एनर्जी चाहिए, जबकि एक फ्रोजन लेक, एक जमी हुई लेक को वो करने के लिए, मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेक मीन झील, जमी हुई झील को मेल्ट करने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट चाहिए देन एन आइस क्यूब। ये तो कॉमन हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। कहते हैं जब हम डिस्कस करते हैं ना किसी भी मटेरियल के फेज के बारे में, हम दो टर्म्स यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं हाई फेज मटेरियल, जिसका मतलब होता है ऐसा मटेरियल जिसका जो हाई टेम्परेचर पे है। जबकि जैसे कि हम लोग अगर डिस्कस करें वाटर और आइस में, आपको पता है वाटर और आइस में से हाई टेम्परेचर किसका होता है, वाटर का, इसलिए हम वाटर को हाई टेम्परेचर फेस कहेंगे। जबकि अगर तो दूसरा केस लें हम लोग स्टीम और वाटर वाला, भाप या पानी वाला, तो उसमें ज्यादा टेम्परेचर स्टीम का होता है, इसीलिए स्टीम को हाई फेस मटेरियल कहा जाएगा जब हम डिस्कस करेंगे स्टीम और वाटर के सिस्टम को, ठीक है। जिसका ज्यादा टेम्परेचर होगा, जो सिस्टम आप डिस्कस कर रहे हैं उनमें से कंपैरिजन कर लेंगे किसका टेम्परेचर हाई होता है, तो उसे हायर फेज मटेरियल कहेंगे। हायर फेज मटेरियल बेसिकली किसी हम वजह से ले रहे हैं जिसका हम नीचे अभी फॉर्मूला में यूज करेंगे कि हम लोग इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं। अब हमने कंसिडर किया एक सिस्टम जिसमें क्या है, किसी भी सब्सटेंस की दो फेजेस मौजूद हैं इक्विलिब्रियम में, जैसे कि वाटर एंड आइस। अब हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो कंडीशन है वो क्या होती है कि वाटर भी मौजूद होता है, आइस भी मौजूद होती है। जितना वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है उतनी ही आइस
वाटर में कन्वर्ट हो रही होती है, ये केस होता है ना। और इससे कम टेम्परेचर ले जाएंगे तो सारा का सारा वाटर आइस में चेंज हो जाएगा, इससे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे हमारे सब्सटेंस का तो सारा का सारा आइस क्या किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में चेंज हो जाएगी। अब देखिए हम कहते हैं इनिशियल अमाउंट, जो इनिशियल अमाउंट थी ना हायर फेज मटेरियल की हमारी, वो जो कि वाटर है, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं वाटर और आइस में से हायर फेज मटेरियल कौन सा है, वाटर है। अगर इसकी अमाउंट हम कहते हैं इनिशियल अमाउंट को हम लोग डिनोट करते हैं एम आई से, ठीक है। आइस की बात हम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हायर फेज मटेरियल जो वाटर है उसकी अमाउंट है एम आई इनिशियल। अब हम इमेजिन करते हैं कि एनर्जी क्यू हमने लगाई है सिस्टम के अंदर, एंटर की है, हम उसे हीट अप कर रहे हैं किसी भी तरह। एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर की होगी ना, क्योंकि आइस भी मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो गई, तो वाटर की फाइनल अमाउंट हो जाएगी एम एफ, ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ सम आइस, आइस के कुछ मेल्ट होने की वजह से, इतनी हीट एंटर नहीं की कि सारी की सारी चेंज हो जाती, हमने कुछ हीट एंटर की है, एनर्जी एंटर की है, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो आइस में चेंज हो गई है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अमाउंट आइस की मेल्ट हुई है वो इक्वल है अमाउंट ऑफ न्यू वाटर के, जितना नया वाटर है ना उसकी इस अमाउंट के नए अमाउंट, जो नया वाटर अब बना है उसके इक्वल है। यानी हम चेंज इन वाटर, जितनी आइस, जितना कन्वर्ट हुआ है आइस टू वाटर, वो किसके इक्वल है, जितना फाइनल वाटर है माइनस जितना इनिशियल पहले वाटर था, ठीक है। हम वाटर के हिसाब से देख रहे हैं कि कितना नया वाटर बना है, वो किसके इक्वल है, फाइनल वाटर में से माइनस कर दिया जो पहले से मौजूद था, ये वो अमाउंट है जितनी आइस कन्वर्ट हुई है वाटर में। अब हम लेटेंट हीट को इस लिहाज से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि L इज इक्वल टू हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन मैस, मैस ऑफ हमारा जो भी मटेरियल है उससे चेंज आया, जितना भी मैस में, हीट वो है जो हमने प्रोवाइड की है, एनर्जी है ये, एनर्जी क्यू डिवाइडेड बाय क्या है हमारा चेंज इन मैस। अब हम क्या कहते हैं, इस पैरामीटर को हम कहते हैं लेटेंट हीट, इसका मतलब है हिडन हीट, ठीक है। इसका मतलब है छुपी हुई हरारत जो हमारे पास टेम्परेचर चेंज में नजर नहीं आ रही, हम ना एनर्जी देते जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा बल्कि फेज चेंज हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं हिडन हीट, ठीक है। क्योंकि इसके ऐड करने से और रिमूव करने से एनर्जी के क्या हो रहा है, कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं आ रहा, इसलिए इसे हिडन हीट कह दिया। अब हम कहते हैं जो जो वैल्यू है एल की डिफरेंट सब्सटेंसेस की, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ फेज चेंज पे कि कौन सा फेज चेंज हो रहा है, मतलब लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है या सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है या फिर लिक्विड टू गैस हो रहा है, फेज चेंज पे भी डिपेंड कर रही है। इसके अलावा क्या है, एज वेल एज प्रोपोर्शनल होती प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है ये वाली चीज। अगर तमाम अमाउंट जो कि लोअर फेज मटेरियल, लोअर फेज मटेरियल वाटर और आइस में से अब हमारा कौन सा है भला, आइस है ना, हाई तो वाटर वो आइस। अब हम कहते हैं जो आइस है वो सारा का सारा क्या हो रहा है, फेज चेंज हो गया है, यानी कि सारा का सारा वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब जो चेंज इन मैस डेल एम होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे इनिशियल मैस ऑफ लोअर फेज मटेरियल, जितने मतलब सारी की सारी आइस, जितनी पहले आइस थी सारी की सारी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, हमारे हायर फेज मटेरियल में चेंज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल ली गई है, अगर एक आइस क्यूब हो जिसका मैस है एम, मैस एम है, एम वो प्लेस एम, मैस एम है वो किस पे रखा गया है, प्लेट पे रखा गया है जो कि कंप्लीटली मेल्ट हो गई। अब चेंज ऑफ मैस ऑफ वेक्टर किस वाटर किसके इक्वल होगा, फाइनल माइनस जीरो। यानी अब चेंज इन मैस ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा, हमारे पास फाइनल माइनस जीरो, यानी पहले के पहले उसमें बिल्कुल भी कोई भी इनिशियली वाटर मौजूद नहीं था प्लेट पे, इसलिए हमने कहा जो इनिशियल वाटर का वॉल्यूम था वो जीरो ले लिया। अब फाइनल हमारे पास जितना एम है, वाट आइस जितनी मैस की थी, 5 kg की थी, 1 kg की थी, जितनी भी थी, तो क्या क्या है ये, क्या ये मैस है न्यू वाटर का जो अभी अभी बना है, और ये किसके इक्वल है, इनिशियल मैस ऑफ आइस क्यूब के, आइस क्यूब के इनिशियल मैस के बराबर है। ये वो सिस्टम लिया हुआ है जिसमें पहले से इनिशियली वाटर मौजूद नहीं है, फाइनल वाटर है, इनिशियल वाटर नहीं है, तो ये हम उस केस को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट से क्या निकाल सकते हैं, वो एनर्जी निकाल सकते हैं इसके लिए जो कि क्या हुई है, इस फेज चेंज को करने में इन्वॉल्व हुई है डिफरेंट प्योर सब्सटेंस
सब्सटेंसेस के फेज चेंज को के लिए इन्वॉल्व हो सकती है। वो किसके इक्वल है, इसको दोबारा रीअरेंज कर दिया, Q इज इक्वल टू L इंटू डेल एम। डेल एम क्या है, चेंज इन मास ऑफ हायर फेज मटेरियल है। हायर फेज मटेरियल चेंज इन वाटर और आइस में से वाटर होगा, और स्टीम एंड वाटर में से स्टीम होगा। हायर फेज चेंज फेज मटेरियल के लिए ये डेल एम लिखा जाएगा। ठीक है बेटा। अब ना इसमें दो हमने फेज पढ़े, हमने पढ़ा अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं कि हमारे पास दो तरह की फेज चेंज होती हैं। एक हमारे पास होता है सॉलिड से लिक्विड में। सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LF कहते हैं। जबकि हमारे पास लिक्विड से वेपर्स में या गैस में जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, LV। ठीक है, नाम से आपको जाहिर हो रहा है वो क्या कह रहे हैं। ये वो टर्म है जो कि क्या करती है, सॉलिड से लिक्विड में, कि इसके मतलब क्या है कि फ्यूज हो जाते हैं आपस में, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, फ्यूज का मतलब क्या है, टू कंबाइन बाय मेल्टिंग, मेल्ट होकर आपस में मिल जाना। ठीक है, और उसके बाद दूसरा ये जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये इस वजह से है जब लिक्विड गैस में चेंज होती है, जिसका मतलब जिसमें क्या होता है, लिक्विड वेपराइज हो जाता है। अब जो क्या कहते हैं द टर्म, ये जो टेबल बना हुआ है ऊपर 2.2 मैंने अभी पीछे छोड़ दिया, इसमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंट मटेरियल्स की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी दिया हुआ है। ये वाला पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के लिहाज से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इन्हीं सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बता के लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है, इन्हीं सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट बता के फिर उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ। यानी हर चीज के दो दो पॉइंट है ना, दोनों दोनों पॉइंट्स को उन्होंने वैल्यू भी लिखी हुई है, दोनों दोनों पॉइंट्स की लेटेंट हीट भी निकाली हुई है। ठीक है, उसके बाद देखें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब एनर्जी किसी भी सिस्टम में एंटर होती है वो क्या करती है, या तो मेल्टिंग करती है या फिर वेपराइजेशन करती है। अगर तो हायर फेज इस कंडीशन में क्या होती है, हायर फेज मटेरियल की अमाउंट बढ़ती है। एनर्जी इंटर होने से हायर फेज मटेरियल की अमाउंट इंटर होगी, यानी डेल एम पॉजिटिव होगा जब क्यू पॉजिटिव होगी। पीछे भी यही बात की थी। इसी तरह जब एनर्जी निकाली जाती है किसी भी सिस्टम में, एनएच क्यू माइनस होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, फ्रीजिंग या कंडेंसेशन होती है, जिसमें क्या होती है, हायर फेज मटेरियल की अमाउंट डिक्रीज होती है, यानी डेल एम भी नेगेटिव जब क्यू नेगेटिव होगा। ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जाए तो हम पॉजिटिव लेते हैं, सिस्टम में से हीट निकाल दी जाए तो हम उसे नेगेटिव लेते हैं। ये कंसिस्टेंट आ गया सारा। ठीक है, अब ये हमेशा याद रखना है कि जो डेल एम है ना, हमेशा हमारे हायर फेज मटेरियल को डिस्क्राइब करेगा। अब हम ना एक एग्जाम्पल के थ्रू और बेसिकली एक ग्राफ के थ्रू ना इस सारे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कंसीडर किया कि हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ, हमने क्या कंसीडर किया कि एनर्जी चाहिए जो कन्वर्ट करने के लिए हमने सिस्टम क्या लिया, 1 ग्राम क्यूब लिया आइस का। ठीक है, क्यूब ऑफ आइस लिया हुआ है, पानी नहीं लिया, सिर्फ एक क्यूब लिया आइस का जिसका वजन कितना है, 1 ग्राम, और उसका इनिशियल टेम्परेचर है -30 डिग्री सेल्सियस। और उसे हमने पहुंचाना किस पे है, स्टीम पे पहुंचा देना, इतनी हीट देनी है कि वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो, वाटर से फिर स्टीम में कन्वर्ट हो, और स्टीम का टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए बाद में, 120 डिग्री सेल्सियस। यानी हमने जो भी कंटेनर में बंद कर दिया है अपने आइस क्यूब को, या जो भी क्लोज चीज रखी है, स्टीम निकलने नहीं देनी, हमने उसमें क्या किया, हीट प्रोवाइड करते गए और चेक करते गए हैं कि किस टेम्परेचर पे जाके क्या क्या काम शुरू हो गया है, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, कब हम एनर्जी प्रोवाइड करते भी गए, लेकिन क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, कितने दर्जे तक। ठीक है, अब हमने ना, इन्होंने एक ग्राफ बनाया हुआ है जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स दिए गए हैं, जिसमें क्या हुआ है, एनर्जी को ग्रेजुअली ऐड किया गया है आइस में। रिजल्ट प्रेजेंट जो ग्राफ किए गए हैं वो क्या किए, नीचे जो है हमारे पास एनर्जी है, ऊपर क्या है हमारे पास टेम्परेचर है। ये देखें, ये वाला आप देख सकते हैं, नीचे हमने जो की है एनर्जी, जो हम ऐड करते गए, पहले 0 से लेकर एनर्जी की अमाउंट जितनी भी हाई करते गए, और इस साइड पे हम लोगों ने टेम्परेचर मेजर किया है। ये -30 इनिशियल टेम्परेचर जो हमारे पास आइस का है, और इसको हमने कहाँ तक ले जाना है, 120 डिग्री तक टेम्परेचर को इंक्रीज करना है पूरे सिस्टम का हमारा। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है कि इस जो हमारा हमने कंटेनर लगाया हुआ है, जो भी स्टील का है या जिस चीज का भी है, उससे ही हमने अटैच किया हुआ है थर्मामीटर, जो कि हमें क्या दे रहा है, टेम्परेचर की रीडिंग देता जाएगा, और एनर्जी हम मेजर करते जाएंगे कि आखिर क्या हो रही है। ठीक है,
अच्छा, अब देखिए उन्होंने ना चार पोर्शंस में इसको डिवाइड कर दिया है। हमने कहा है कि हाँ, जो हमारा तमाम वो पोर्शन है ना, हमने इसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ए से लेकर ई तक। अब ये वाली सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आप ना ग्राफ से समझने की कोशिश करें कि हमारे ये ए से लेकर, ये देखें, ये पॉइंट ए से लेकर ई तक जो पॉइंट है ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है। ये देखें, हमारी जो आइस थी वो पहले मौजूद थी -30 पे। हमने पहले उसे कुछ एनर्जी दी, ये 62.7 तक, जिससे वो क्या हुई, 0 डिग्री सेल्सियस आइस का टेम्परेचर कम हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता है कि दोनों चीजें मौजूद होती हैं। वो क्या क्या चीज मौजूद होती है, आइस प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ बीच में जगह नहीं थी, वरना ये जो आइस है ना, ये इन्होंने अंदर लिखना था, थोड़ी जगह होने की वजह से बाहर लिख दिया, लेकिन इसका मतलब यही है कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें सिर्फ आइस थी। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया, आइस एंड वाटर। अब जब तक टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा तब तक क्या रहेगी, आइस एंड वाटर रहेगी। एनर्जी हम देते रहे देते रहे देते रहे, अंदर क्या हुआ, बॉन्डिंग टूटती रही आइस की और वो कन्वर्ट होती रही वाइट वाटर में। जब तक सारी की सारी वाटर आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। हीट देते गए, यहाँ 62.7 से लेकर 396 तक हम हीट देते रहे कॉन्स्टेंटली, लेकिन क्या हुआ, टेम्परेचर जो मेजर करते रहे वो जीरो, लेकिन अंदर क्या देख रहे हैं अपने सिस्टम में कि आइस सारी की सारी किस में कन्वर्ट होती जा रही है, वाटर में। अच्छा, जैसे ही हमारे पास अब सिर्फ वाटर बच गया, ये वाला फेज आ गया। अब हमारा क्या हुआ, अब जब हमने हीट प्रोवाइड की तो टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया लीनियरली। जितने जितनी हम लोग हीट बढ़ाते रहे ग्रेजुअली, उसी, ये लीनियर लाइन, स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि ये लीनियर रिलेशन है, जितनी हीट बढ़ाएंगे उसके प्रोपोर्शनली हमारे पास क्या होता गया, टेम्परेचर अप की तरफ जाता गया। अब टेम्परेचर अप जाते जाते एक पॉइंट आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, जिसपे वाटर क्या होने शुरू हो गया, बॉयल होने शुरू हो गया, इतनी हीट देते। अब जब 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, तब क्या हो गया, हमारे पास हमारे सिस्टम में मौजूद वाटर किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, स्टीम में, और हमारा टेम्परेचर बढ़ना रुक गया। ठीक है, जिस पॉइंट पे तमाम वाटर में इतनी एनर्जी आ गई कि वो एक पहला स्टीम में कन्वर्ट शुरू होना शुरू हो गया, टेम्परेचर 100 हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये टेम्परेचर बढ़ना रुक गया, फिर एक स्ट्रेट लाइन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गई। इसके मुताबिक अगर हम देखें, तो फिर हम इतनी हीट देते गए देते गए देते गए, और ये सारी वाटर स्टीम में चेंज होता गया होता गया होता गया, इतना ज्यादा टाइम स्पेन यूज हुआ। जबकि हमारे पास आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी ही लगी, इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं लगी, बनिस्बत किसके, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए। यही बात बता रहे थे ना कि जो लेटेंट हीट है इसकी बहुत ज्यादा होगी बनिस्बत लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, इसलिए हमने कहा डिपेंड करती है कि फेज चेंज कौन से वाला है, लिक्विड से स्टीम गैस में हो रहा है, या फिर सॉलिड से वाटर में वो लिक्विड में हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आया जब सारा का सारा वाटर किस में हो चुका, स्टीम में चेंज हो सका, और ये वो डॉटेड लाइन शो कर रही है कि अब हमारे पास जो कंटेनर में बची वो सारी की सारी स्टीम बची थी। टेम्परेचर जब कितना हुआ, 30, एनर्जी जब हम दे चुके 3070 जितनी, अब जो है हमने मजीद एनर्जी दी। ठीक है, उससे क्या हुआ, जो हमारी स्टीम है उसका टेम्परेचर हाई हो गया, और हमने 120 डिग्री तक उसका टेम्परेचर को राइज करते गए, और तब फाइनल पॉइंट तक हमारे पास जो हमारी जितनी एनर्जी यूज हो चुकी थी उसके टेम्परेचर को 120 तक करते करते वो थी 3110। क्लियर है बेटा। अब देखें, हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। ये पहला हमारे पास टोटल 5 पॉइंट्स हैं। ये देखिए, पहला ए पोर्शन है जिसमें क्या हुई, सारी की सारी एनर्जी टेम्परेचर को चेंज करने में यूज हो रही है, यानी हम कहेंगे यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है वो है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, दूसरी क्या है, फेज चेंज के लिए इन्वॉल्व हो रही। जो बी वाला है, फिर हम कहेंगे यहाँ पे जो हम एनर्जी कंजर्व हो, कन्वर्ट हो गई सारी की सारी, वो किसमें, टेम्परेचर को इंक्रीज करने में नहीं हुई, वो सारी की सारी उसकी इंटरनल बॉन्डिंग को चेंज करने में हो गई। यहाँ जो हम एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वो फाइंड कर सकते हैं लेटेंट हीट वाले फॉर्मूले से। फिर तीसरा फेज जिसमें सिर्फ वाटर है, क्या है, एनर्जी और जो हमारा टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसमें भी हम स्पेसिफिक हीट वाले फॉर्मूले से एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी आखिर यूज हुई होगी। चौथा पोर्शन हमारा आ गया वाटर और स्टीम, फिर फेज चेंज वाला आ गया। फेज चेंज पे आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट नहीं कर सकते, बल्कि लेटेंट हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक हीट के लिए हमें टेम्परेचर चेंज चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं, जीरो है।
अच्छा, उसके बाद पांचवा फेज आ गया हमारा स्टीम का। स्टीम में हम लोगों ने क्या किया, ये भी हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एनर्जी सारी यूज हो रही है स्पेसिफिक हीट के थ्रू, यानी सारी की सारी एनर्जी टेम्परेचर को चेंज कर रही है। ये जो लीनियर लाइन है ये आपको शो कर रही है, तो यहाँ पे भी हम स्पेसिफिक हीट के थ्रू एनर्जी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, ऊपर ये सारी की सारी यही बातें की हुई हैं कि ये कैसे टेम्परेचर राइज हुआ। मैं सिर्फ आपको एनर्जी क्यू की वैल्यू निकालने का तरीका बता रही हूँ कि आखिर कितनी एनर्जी यहाँ यूटिलाइज हुई, वो किसके इक्वल है, क्यू इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट में क्वेश्चन में जब आइस को हमने सिर्फ 0 डिग्री तक ठंड गर्म किया, मतलब सिर्फ हीट थी, एनर्जी थी, तो वो एम सी डेल्टा टी है। इसमें एम आई हमारे पास इनिशियल वाटर जितनी आइस थी, वो सी की वैल्यू जो आइस के लिए है वो है 2090, वाटर से डिफरेंट है, ठीक है। इसके अलावा डेल टी चेंज हमारे पास कितना है, हमने -30 से करना चाह रहे थे 0 के, तो हमारा चेंज इन टेम्परेचर हुआ 30 डिग्री, 30 डिग्री का चेंज लाए हैं, तो फाइनल 0 है। और माइनस इंटू -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टोटल 30 डिग्री बन गया। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 62.7 वो एनर्जी है जो हमने सिर्फ आइस के टेम्परेचर को, ये देखें 62.7 वो एनर्जी है जो सिर्फ आइस के टेम्परेचर को 0 डिग्री तक लाने के लिए यूटिलाइज हुई। अच्छा, पार्ट बी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि अब हमारे पास फेज चेंज आ गया आइस और वाटर का। आइस चेंज हो रही है वाटर में, इसमें हम क्या करेंगे, लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला एल एफ, हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वाटर की वैल्यू पीछे टेबल से देखेंगे। डेल एम हमारे पास क्या है, जो हमारे पास हाई फेज जो मटेरियल है, हाई फेज मटेरियल हमारे पास कौन सा है, वाटर। वाटर पहले 0 था, 0 से वो किस में कन्वर्ट हो गया, या फाइनल किस में आ गया, फाइनल था 1 ग्राम। 1 ग्राम को उन्होंने कन्वर्ट किए केजी में, 10⁻³ kg, और इनिशियल कितना था 0, 1 ग्राम माइनस 0, तो ये 1 ग्राम वाली वैल्यू बच गई, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट किया तो इन्होंने तो कैलकुलेट हुआ 333 जाउल। अब 333 जाउल में 62.7 को प्लस कर लेंगे तो टोटल हमारा ग्राफ क्या बता रहा है कि 393 तक हमारा एनर्जी प्रोवाइड कर चुके हैं। ये 393 और 627 के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो 333 ही है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या आ गया, हमने कैलकुलेट कर ली ये देखिए उन्होंने करके दिखाया हुआ है कि 396 किसके इक्वल है, 62.7 जो पहले वाला है उसमें प्लस कर दिया 333 को, तो हम ये जो एनर्जी में वो ड्रॉ कर रहे हैं, इन्होंने हमने जो फार्मूला से निकाल सकते हैं वो ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं फेज चेंज। इसमें अब टोटल हमने निकालनी है तो इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन, थर्ड में क्या बता रहे हैं, सारा का सारा वाटर मौजूद था, वाटर के लिए फिर स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वाटर की स्पेसिफिक हीट पुट करेंगे, और हमारे पास आंसर आ गया 419। इसी तरह हमारे पास 396 में प्लस करेंगे 419, तो 815 तक हमारा क्या होगा, वाटर के टेम्परेचर को ही 100 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी है, ठीक है। देखिए टेम्परेचर चेंज उन्होंने डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस लिखा है। अच्छा, इसके बाद चौथा जो है उसमें क्या है, हमारे पास वाटर और स्टीम की कन्वर्जन है, वाटर कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, उसमें फिर लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला। अब इसमें जो हमारे पास है फाइनल जो हायर फेज मटेरियल जो है वो क्या है, हमारे पास स्टीम है। स्टीम भी कितनी होगी, वही 1 kg वाली, 1 ग्राम यानी 10⁻³ kg वाली ही इसमें वो ली जाएगी वैल्यू। ये वो एनर्जी निकल आई जो कि क्या कर रही है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज हो रही है, मैक्सिमम अमाउंट है वहाँ पे। पहले स्टार्ट में थी 62.7, दूसरी उसके बाद दूसरे स्टेप के लिए लगी 333, तीसरे स्टेप के लिए लगी 419, जबकि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए लगी 2.26 इंटू 10⁻³ में वैल्यू चली हुई है जब। इसको भी उसमें प्लस किया और ये हम लोगों ने क्या बना लिया, वो ड्रॉ कर लिया कि इसमें प्लस करने के बाद टोटल अमाउंट बनती है 3070। ओके, इसके बाद आखिरी फेज जो हमारा है, आखिरी स्टेप जो है वो क्या है, स्टीम का सिर्फ हमने टेम्परेचर राइज करना है 100 से 120। 100 तो पहले है ना जिसमें से वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हुई है, आगे 120 डिग्री करना है। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 20 डिग्री, ये देखिए लिखा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास स्टीम का उन्होंने स्पेसिफिक हीट वो पुट की है वैल्यू, इसका आंसर आ गया 40.2
जाओ। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसको हम लोगों ने मजीद प्लस कर दिया उस वाली वैल्यू में, तो ये बन जाएगी टोटल 3110। अब हमारे जो रिजल्ट डिस्कशन हुई उसमें क्या पता चला कि हमें आइस को 1 ग्राम आइस को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए स्टीम का टेम्परेचर भी 120, आइस -30 से स्टीम 120 में चेंज करने के लिए जितनी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो है 3110। यही वाली बात उन्होंने लिखी हुई है इन अल्फाज में कि जो टोटल अमाउंट एनर्जी की लगी 1 ग्राम आइस को जो कि -30 डिग्री पे थी उसे स्टीम में चेंज करने के लिए, स्टीम का टेम्परेचर भी कितना 120 डिग्री। तो इसमें जो तमाम रिजल्ट को हम लोगों ने प्लस करके निकाला तो ये 3110 लिखा हुआ था, उन्होंने यहाँ राउंड ऑफ कर दिया साइंटिफिक नोटेशन में। तो ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। वो कहते हैं इसी तरह अगर 120 डिग्री पे अगर हमारे पास 1 ग्राम आइस हो 120 डिग्री पे, उसे आइस में कन्वर्ट करना हो -30 पे, तो इतनी ही सेम अमाउंट हमें एनर्जी की रिमूव करनी पड़ेगी हमारे सिस्टम से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि हमने इसी फिगर से देखा कि बहुत ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ रही है वाटर को वेपराइज करने के लिए, स्टीम के अंदर चेंज करने के लिए। अगर हम इस स्टेप को रिवर्स करें तो यही है कि बहुत सारी अमाउंट ऑफ वाटर एनर्जी हमें कहाँ से मिल जाएगी, सिर्फ स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि जो किसी भी आपकी स्किन जल जाती है, झुलस जाती है स्टीम या भाप की वजह से 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें बहुत ज्यादा डैमेज होता है अगर वाटर को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर स्किन में डाल दें या स्किन पे डल जाए गलती से। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर कम एनर्जी पे होता है, जबकि स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है उसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, इंटरनल एनर्जी में सारा यूटिलाइज हो जा रहा होता है, इसलिए वो ज्यादा डेंजरस होती है। कहते हैं इस केस में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके स्किन में एंटर होती है जो कि बहुत ज्यादा टाइम तक आपकी स्किन में रह सकती है 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि स्टीम जो है बहुत टाइम तक 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहती है। अगर इसके बनिस्बत अगर आपके जिस्म पे 100 डिग्री सेल्सियस यानी उबलता हुआ सिर्फ पानी गिर गया है तो उसके जो एनर्जी ट्रांसफर होने से बहुत जल्दी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा और आपका कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। ठीक है, अब ना इसमें दो और फेनोमेनन बेसिकली बताए गए हैं, एक है सुपर कूलिंग और दूसरा है सुपर हीटिंग। अब सुपर कूलिंग क्या कह रही हैं, कहते हैं हमने ना एक न्यू मतलब एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देखी है अपने मटेरियल्स की, कि अगर हमारा मटेरियल स्पेसिफिकली वाटर, लिक्विड वाटर को कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा क्लीन वाटर हो, क्लीन कंटेनर में रखा गया हो, यानी उसमें कोई भी इम्प्योरिटी या कोई इस तरह की चीज ना हो, तो अगर हम उसे 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे रखें, ठीक है, वो क्लीन चीज को हमने साइलेंट रखा है, स्टिल रखा है किसी भी एक कंटेनर में जो कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं है किसी भी उसमें, उसमें क्या होगा अगर हमारा क्या हो टेम्परेचर हम 0 डिग्री से कम पे ले जाएंगे, तो वाटर का क्या होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री से कम जरूर आ जाएगा लेकिन बर्फ नहीं बनेगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सुपर कूलिंग। ये आमतौर पे कब देखा जाता है कि जब, इसकी रीजन क्या है पीछे, इसकी रीजन क्या है कि हमारे वाटर को कोई भी मूवमेंट चाहिए ताकि उसके जो एटम्स हैं वो डिस्प्लेस हों, उनका जो एक खास क्या कहते हैं डिस्टेंस, क्योंकि वॉल्यूम आइस का वाटर से ज्यादा होता है, यानी मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा दूर दूर जाएंगे, एक दूसरे से हिलेंगे, तो क्या होगा उनके दरमियान वो बॉन्ड स्टेब्लिश हो सकेगा जो कि आइस बनाने के लिए जरूरी है। वो कम बॉन्ड पे पड़े होते हैं, कंडेंस पड़े होते हैं, इसलिए फेज चेंज नहीं हो रहा होता। कहते हैं ये डिस्टरबेंस की वजह से या फिर कोई इम्प्योरिटी अगर मौजूद हो तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा मटेरियल जो है उसमें वो आइस बन सकती है। अगर ऐसा ना हो, इम्प्योरिटी भी नहीं है, हिलाया भी बिल्कुल नहीं है आपने, तो वो 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से कम चला जाएगा, ठीक है, लो हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, लेकिन बर्फ नहीं बनेगी। तो इसको सुपर कूलिंग प्रोसेस कहते हैं। इसका आगे हमने क्या किया, दिखा बता दिया है कि ये क्यों होता है। कहते हैं अगर ऐसा सुपर कूल जो वाटर है वो क्या करे, उसको हल्का सा हिला दिया जाए तो आप देखेंगे अचानक से उसमें क्या हो गया, फ्रीज, वो सडनली फ्रीज हो गया, अचानक से वो जम गया है। इस तो क्या होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि वो उसमें ये डिस्टरबेंस की वजह से
लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन वो हासिल कर लेता है हमारा मटेरियल, उसमें बॉन्ड का सेपरेशन इतना हो जाता है जो कि वही आइस को बनने के लिए जरूरी है। ठीक है, ज्यादा सेपरेशन होता है आइस में बनिस्बत वाटर के, तो क्या होता है उस मूवमेंट की वजह से वो बॉन्ड जुड़ जाते हैं और इस वजह से एनर्जी रिलीज होती है और टेम्परेचर वापस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। ठीक है, अब हम कहते हैं अब कमर्शियल हैंड वार्मर्स ना इस वाले मेथड को यूज करते हैं। आपने देखा ना, जैसे ही हमने हिलाया है एनर्जी रिलीज हुई है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे उसको रखा हुआ था। अब कमर्शियल हैंड वार्मर्स जो होते हैं उनमें लिक्विड सोडियम एसीटेट होता है जो कि प्लास्टिक पाउच में बंद किया होता है, जो कि पाउच जो होता है वो स्टेबल सुपर कूल्ड स्टेट में होता है, जैसे कि अभी बताया है, उसको बगैर हिलाए बगैर इम्प्योरिटी के, और उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि वो एक दूसरे से दूर हो सकें और एक दूसरे से क्या कर सकें, एक दूसरे से अटैच वो हो सके, अटैचमेंट बना सकें आइस वाली, यानी सॉलिड टाइप की। हम उसके ऊपर ना कोई ना एक ना डिस्क मौजूद होती है, जिसे फिंगर से प्रेस करते हैं तो जो लिक्विड होता है ना जगह बढ़ जाती है, उसे प्रेस करने से उसके में डिस्टरबेंस पैदा करने से क्या हो जाता है, उसमें बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं और वो कोल्ड होना आइस बनना स्टार्ट हो जाता है, समझे, जमना शुरू हो जाता है। आइस तो वाटर की कहेंगे, मतलब सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जो भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर उसके मेल्टिंग उसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे तक का टेम्परेचर जो मिला हुआ था वो क्या होगा, वो सारी की सारी एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो हमें क्या होता है कि हाथों को हमारे गर्माहट महसूस होती है उस हीट प्रोडक्शन की वजह से जो कि वो रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम कहें कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है लिक्विड का वो बहुत ज्यादा इस केस में जो हमने पढ़ा है ना, ये हमारा लिक्विड सोडियम एसीटेट है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वो हायर होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 है, इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर ये पीछे से देख लेते हैं, सोडियम एसीटेट का मे बी इस ग्राफ में दिया हुआ हो, नहीं दिया हुआ बहरहाल, तो अच्छा नेट से देख लेंगे। बहरहाल सोडियम एसिटेट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, डिफरेंट चीज़ों का डिफरेंट होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर से उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर जो क्या है वो हाई है, यानी हमारा 37 है, मे बी उसका 40 हो। ठीक है, तो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, वो हीट प्रोवाइड करेगा जब वो लो टेम्परेचर से, आमतौर पे गर्मी हो रही है, या वो उसको उसका टेम्परेचर वो हैंड्स टेम्परेचर पे आया हुआ है, तो क्या होगा, उससे हीट रिलीज होगी। कहते हैं इसको रीयूज करने के लिए आप क्या करेंगे, पाउच को बॉईल कर लेंगे यहाँ तक कि तमाम जो सॉलिड है वो लिक्विफाई हो जाए और इसे कूल करेंगे कि वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाए और सुपर कूल स्टेट में आ जाए। अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे सुपर कूलिंग पॉसिबल है, इसी तरह सुपर हीटिंग भी पॉसिबल है। अगर हम आपने इसकी ना एग्जांपल देखी होगी, आपने देखा होगा माइक्रोवेव में जब हम चीजें गर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल कप ऑफ टी आपने ना रखा है माइक्रोवेव ओवन के अंदर, आपने देखा है कि जब आपने उसे हीट अप किया है ना तो उसमें कोई बबल्स नहीं बने कुछ टेम्परेचर तक, लेकिन जब आप उसे उठा के बाहर निकालने लगे हैं तो अचानक से उसमें ना ऐसे उबाले आने शुरू हो गए, बबल्स पंप आउट होने शुरू हो गए। उसकी वजह क्या है, वो हीट अप तो हो रहा था लेकिन क्या है, मूवमेंट ना होने की वजह से, बिल्कुल हिलने की वजह से उसका जो अंदर फंसे हुए बबल से या नीचे जो हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल से उनको बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जैसे ही आपने उसे उठाया हिलाया, उसकी वजह से क्या हुआ, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हुई और मॉलिक्यूल जो बबल की सूरत में गैस बन चुके थे, स्टीम बन चुके थे, वो क्या हुई, उसमें से निकल के एक्सपेल आउट हो गई। ये सारा इसमें चीज बताई हुई है। ठीक है, आपने क्विक क्विज खुद करनी है। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्रोसेस कंसिडर करें कि हम एनर्जी ऐड करें आइस क्यूब में, जैसे कि ऊपर बताई गई है, लेकिन उसका ग्राफ जो है इंटरनल एनर्जी का नहीं बनाना, बल्कि आपने क्या बनाना है, फंक्शन ऑफ किसका बनाना है, ग्राफ बनाना है इंटरनल एनर्जी का, बजाय इसके कि आप बनाएं उसका ये एनर्जी इनपुट का, जो हमने एनर्जी प्रोवाइड किया, आपने बनाना है इंटरनल एनर्जी का कि इंटरनल एनर्जी पर क्या चेंज आ रहा है। ठीक है,
अब आप इसमें वैसे आप लोग खुद भी करके देख लीजिएगा, वैसे तमाम केसेस में हमारी इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड करने से इंक्रीज ही हो रही है। टोटल ग्राफ हमारा जो है वो इंशाल्लाह स्ट्रेट लाइन आएगा और उसमें क्या है कि इंटरनल एनर्जी हमारी हर पॉइंट पे इंक्रीज हो रही है, चाहे टेम्परेचर चेंज हो रहा है या चाहे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, वो क्या कह रहे हैं, वही ऑपोजिट वाला केस कि हमने स्टीम दी है जिसका क्या है टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम क्या चाहते हैं, हम वार्म करना चाहते हैं। 200 ग्राम वाटर है और 100 ग्राम का ग्लास कंटेनर मौजूद है जिसमें वाटर रखा हुआ है। हमने स्टीम कितनी डालनी है उसमें 130 डिग्री सेल्सियस पर, कितनी अमाउंट डालें कि हमारा जो रिजल्टेंट वो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर, हमारा जो पहले से वाटर है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे है, उसका टेम्परेचर बाद में कितना हो जाए, 50 डिग्री हो जाए। ठीक है, अब देखें सिंपली उन्होंने, मैं आपको दोबारा बता दूं, जो स्टीम का टेम्परेचर है जिसे हम एम एस लिखेंगे, टी एस लिखेंगे, वो है 130। जो हमारा है अमाउंट ऑफ वाटर है जिसे हम टी डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वाटर एम डब्ल्यू लिखेंगे, वो है 200 ग्राम। जो हमारा अमाउंट ऑफ ग्लास का जो मैस है एम जी लिखेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, 100 ग्राम। और इसके अलावा जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर दोनों चीजों का पहले है 20 डिग्री सेल्सियस है, हमारे इसका क्या कहते हैं वाटर का भी और हमारे ग्लास का भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। और बाद में कितना हो जाएगा, दोनों चीजों का फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाएगा, इसका भी और इसका भी, और इवन के हमारी स्टीम भी 50 डिग्री की ही हो जाएगी। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं कि हम पीछे वाले प्रोसेस में देख चुके हैं, हमने ना वो क्या कहते हैं, जब कैलोरीमेट्री में देखा था कि हमारे पास जो क्यू कोल्ड है वो बराबर होगा क्यू हॉट के, यानी जितनी चीज कोल्ड चीज में गई है उसे गर्म करने के लिए जितनी एनर्जी, वो किसके बराबर होगी, जितनी एनर्जी हॉट चीज में से एक्सपेल हुई है, माइनस हुई है। अब हम ना 3 स्टेप में देखने चले। हम कहते हैं कि स्टीम जो है ना सबसे पहले 130 से किस में चेंज होगी, 100 डिग्री सेल्सियस में चेंज होगी स्टीम। स्टीम स्टीम ही रहेगी, वाटर बनेगी किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनना स्टार्ट होगी। हमने वो वाली क्या निकालनी है, स्पेसिफिक हीट वाले फॉर्मूले से हीट निकालनी है, एम सी डेल्टा टी, ये क्यू वन आ गया। जबकि दूसरा स्टेप क्या है, वो स्टेप जिसमें क्या है हमारी जो है स्टीम जो है वो कन्वर्ट होगी वाटर में। ठीक है, वो स्टेप क्या है हमारे पास, Q2, जिसमें हमने एल वी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इंटू डेल एम एस, जो स्टीम का मैस है जो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, वो कैलकुलेट करेंगे। यानी फाइनल हमारा स्टीम का मैस होगा 0 और इनिशियल हमारा मैस स्टीम का मैस है एम एस। माइनस का साइन आपको पता है इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमारी हीट एक्सपेल आउट हो रही है, निकल रही है, Q2 माइनस में आ गया। जबकि Q3 फेज कौन सा है, जबकि जब हमारी सारी की सारी जो स्टीम है वो किसमें जो है हमारा, ये वो पॉइंट है जब हमारी सारी की सारी स्टीम वाटर में चेंज हो जाएगी। ये वो फेज है जब हमारी क्या होगी, जो इक्वलाइजेशन होगी, हमारा हॉट वाटर बन जाएगा। इसमें Q3 क्या है, मैस ऑफ स्टीम, जो कि स्टीम था, CW यानी वाटर का हमारे पास स्पेसिफिक हीट कितनी है, और जितना चेंज इन टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस से हम कितना करना चाह रहे हैं, 50 डिग्री सेल्सियस करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको सारे को कंसिडर कर लेंगे क्यू हॉट, क्योंकि हमने स्टीम से लेके आए हैं और उसे क्या बना दिया है, हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना दिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्यू हॉट किसके इक्वल है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टोटल, वो किसके इक्वल आ गई, हमने इन तीनों वैल्यूज 1 2 एंड 3, इन तीनों वैल्यूज को सेम लिख लिया, एम एस कॉमन आ गया, ये पहला सी एस डेल्टा टी एस ये आ गया, इसमें से एल वी माइनस एल वी बच गया, और इसमें से प्लस सी डब्ल्यू डेल्टा टी हॉट वाटर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी तरफ क्यू कोल्ड की बात करेंगे कि क्यू कोल्ड हमारा जो है वो पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे है, उसमें क्या क्या चीजें मौजूद है, वाटर मौजूद है और ग्लास मौजूद है। वाटर का कुछ ना कुछ वो स्पेसिफिक हीट है, ग्लास की कुछ ना कुछ स्पेसिफिक हीट है, क्योंकि स्टीम की सारी एनर्जी सिर्फ वाटर को गर्म नहीं कर रही बल्कि आपका बर्तन या जो भी चीज होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्लास का जो कंटेनर है, ट्यूब है, वो भी गर्म होगा। तो डेल्टा टी जितना ग्लास के टेम्परेचर में चेंज आएगा, डेल्टा टी जितना वाटर के टेम्परेचर में चेंज आएगा। ठीक है, इन
इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। इस साइड पे क्यू कोल्ड की वैल्यू पुट कर देंगे, इस साइड पे क्यू हॉट की वैल्यू विद माइनस साइन पुट करेंगे। ये क्यू कोल्ड की वैल्यू पुट कर दी, माइनस क्यू हॉट की वैल्यू पुट कर दी, ये देखिए इन दो फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग। अब हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, मैस ऑफ स्टीम कैलकुलेट करना है। ये हमारा एम एस है, एम एस हमने कैलकुलेट करना है। हम बाकी सारी चीज को इधर डिवाइड में ले आएंगे, माइनस को भी इधर ले आएंगे, तो ये इस तरह की इक्वेशन कुछ हमारी बन जाएगी। अब देखिए इसमें हमने सिंपली वैल्यूज पुट की हैं। वैल्यू क्या पुट की है, वाटर का अमाउंट पहले उन्होंने बताया हुआ है 200 ग्राम था, उसको केजी में कन्वर्ट किया। वाटर की स्पेसिफिक हीट 4186, टेम्परेचर में चेंज कितना आया है 50 डिग्री करना है, 20 डिग्री पहले है। फाइनल माइनस इनिशियल, जबकि प्लस कर दिया मैस ऑफ, हमारे पास जो ग्लास क्यूब है वो है 100 ग्राम था, उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया। ग्लास की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 837। डेल्टा टी जो हमारे पास ग्लास का टेम्परेचर भी 50 ही फाइनल होगा, पहले गिलास वाटर जितना ही 20 था, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है हमारे पास, स्टीम की स्पेसिफिक हीट 2010, जबकि डेल्टा टी स्टीम में चेंज कितना आएगा 100 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री का चेंज आएगा इस प्रोसेस में, ठीक है। ये कौन सा वाला प्रोसेस है, जब हमारी स्टीम चेंज हो रही है वाटर में। माइनस दूसरा प्रोसेस कौन सा है, जिसमें हमारे पास लेटेंट हीट इन्वॉल्व हो रही थी, जब सारी की सारी स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगी, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम की वैल्यू बस पुट कर देंगे। प्लस तीसरी चीज क्या है, सी ऑफ वाटर, यानी स्टीम जो हमारी वाटर बन चुकी है उसकी स्पेसिफिक हीट अब कितनी है 4186, और डेल्टा टी हॉट वाटर जो अब स्टीम से हॉट वाटर बना है ना, उसकी कितनी है, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, जैसे ग्राम में उन्होंने कन्वर्ट किया तो हमारे पास जितना स्टीम का मैथ चाहिए वो है 10.9 ग्राम। इसके बाद व्हाट इफ में पूछा हुआ है, अगर हमें 50 डिग्री तक ना करना होता, हमें 100 डिग्री तक ही वाटर को करना होता, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये जो तीसरा स्टेप है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। बाकी में भी इधर हमारे पास 50 की बजाय हमारे पास पहले जो इनिशियल टेम्परेचर है उसको 100 पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो सॉल्व आउट करके आंसर क्या आ जाएगा, ये यानी ज्यादा अमाउंट ऑफ, नहीं मेरे ख्याल में ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होगा। आप इसे फिर भी कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कैसे आई, कम अमाउंट चाहिए। देख लीजिएगा कि क्या हमें किस टेम्परेचर पे ले जाना है, ठीक है। अच्छा बेटा, आज का हमारा ये टॉपिक यही था, ये जो वर्क एंड हीट इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, ये हम लोग क्या नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।